हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आयुर्वेदा हाइव ऑफ डॉक्टर एन और मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। देखिए, नॉर्मल हेयर फॉल इज अ पार्ट ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। जनरली जो बालों के ग्रोथ साइकिल होती है उनके 3 फेजेस होते हैं। एनाजन फेज, जिसमें क्या होते हैं, बाल बढ़ते हैं। दूसरा जो फेज होता है जिसे हम कहते हैं कैटेजन फेज या फिर ट्रांजिशन फेज, ये बालों के बढ़ने और झड़ने के बीच का स्टेज होता है। तीसरा जो फेज होता है उसे हम कहते हैं टेलोजन फेज, जिसमें क्या होता है, रेस्टिंग फेज के बाद बाल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन जहां से बाल झड़ते हैं सेम रूट से क्या होता है, नया एनर्जन फेज स्टार्ट होता है। या फिर हम ये कहें कि जहां से बाल झड़ते हैं इस फेज में, वहीं से एक नया बाल क्या होता है, निकलना स्टार्ट होता है सेम रूट से। लेकिन जनरली हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ सीजन में बालों का जो झड़ना होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ लोगों में गर्मियों में बालों का झड़ना बढ़ जाता है, कुछ लोगों में बरसात के सीजन में बालों का झड़ना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, कुछ लोगों में ठंड के दिनों में क्या होता है, बालों का जो झड़ना होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए ये जानते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे बॉडी के जो रूट है वो 3 चीजें हैं। दोष जो कि आप जानते हैं 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। धातु जल्दी 7 होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस का मतलब होता है जो हम खाते हैं उनका जो न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसे रस कहते हैं। तो पहले जो धातु बनेगी वो होती है रस धातु, रस से रक्त धातु बनती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनती है। और जो तीसरा रूट है हमारे बॉडी का, पहला हो गया रूट दोष, दूसरा हो गया धातु, और जो तीसरा रूट है हमारे बॉडी का वो क्या है, मल। तो प्रत्येक जो धातु है, जो 7 धातु है, हर धातुओं का क्या होता है, अपना अपना एक बाय प्रोडक्ट होता है। मल का मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। तो इन सारे धातुओं का अपना अपना एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे आयुर्वेद में हम मल कहते हैं। तो जनरली अस्थि जो धातु है, इन सब धातुओं में जो अस्थि धातु है, इनका जो मल होता है वो है हेयर्स और नेल्स। ठीक है, तो मतलब कि जो चीजें हमारे अस्थि धातु को पुष्ट करेंगी, मतलब जो बोन हेल्थ के लिए जो भी डाइट या रूटीन हमारे बोन हेल्थ को मजबूत करेगा या नरिश करेगा, वो हमारे हेयर्स और नेल्स के हेल्थ के लिए भी क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। इसके अपोजिट में जो डाइट या हमारी जो रूटीन है अस्थि धातु को दूषित करेगी, वो हमारे क्या करेंगे, हेयर प्रॉब्लम्स को या हेयर रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का पकना, साथ ही साथ एलोपेशिया, इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, अराइज करेंगे। आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने बालों के धीरे धीरे गिरने की समस्या को खालित्य कहा है। खालित्य एक आयुर्वेदिक शब्द है जिसका मतलब होता है हेयर फॉल। जबकि सिर के बालों का या दाढ़ी मूंछ के बालों का अचानक से गिरने की जो समस्या होती है, इसे आचार्य वाग्भट ने इंद्रलुप्त कहा है। इंद्रलुप्त जिसे कि हम लोग मॉडर्न टर्म में एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। अगर आयुर्वेद के अनुसार हम कारण की बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो जनरली आयुर्वेद में ये बोला गया है कि जब हमारे अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी रूटीन की वजह से जब हमारे वात जो दोष है वो दूषित हो जाता है, तो वो बढ़े हुए पित्त दोष के साथ, मतलब दूषित पित्त के साथ क्या करता है, मिलके हमारे बालों के जो रोमकूप है या हेयर फॉलिकल है उसमें एंटर करता है, और एंटर करने के बाद क्या कराता है, हेयर फॉल कराता है, जिसे हम लोग जनरली खालित्य के नाम से आयुर्वेद में जानते हैं। लेकिन अगर सेम सिचुएशन बनी रहती है, मतलब आपका आहार और विहार, मतलब आपका डाइट और जो रूटीन है वो अनहेल्दी ही बना रहता है, जिससे कि आपके जो दोष हैं वो क्या रहते हैं, बढ़े हुए और दूषित ही रहते हैं। इस क्रम में आगे क्या होता है कि आपका जो रक्त धातु है वो भी दूषित हो जाता है, और दूषित रक्त धातु अब क्या करता है, दूषित कफ दोष के साथ मिलके अब क्या करता है, जो हेयर फॉलिकल है उनको जाके ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि जो टेलोजन फेज के बाद नया एनर्जन फेज स्टार्ट होता है वो अब नहीं होगा। मतलब टेलोजन फेज के बाद क्या होता है, वो स्टेज ब्लॉक हो जाता है, वो फेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से नए बाल आ ही नहीं पाते, जिसे हम लोग इंद्रलुप्त या एलोपेशिया कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हेयर फॉल एक त्रिदोष जन्य व्याधि है। मतलब ये हमारे बॉडी के जो तीनों दोष है उनकी इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। मतलब हमारे बॉडी के जो वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अगर इम्बैलेंस या दूषित हो जाते हैं तब हेयर फॉल की समस्या क्या होती है, अराइज होती है। लेकिन इनमें भी आयुर्वेद में बोला गया है कि जो पित्त दोष होता है इसके दूषित होने की वजह से ही हेयर फॉल की समस्या ज्यादा होती है, या फिर हम ये कहें कि पित्त दोष को मेन रीजन बोला गया है हेयर फॉल के लिए।
और ये तीनों डोज इम्बैलेंस कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ आवर चेंजिंग लाइफस्टाइल, बिना न्यूट्रिशन वाला फूड लेना, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, हार्मोनल चेंजेस, इसके साथ ही साथ आपकी जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे बॉडी के जो तीनों डोज है इनको इम्बैलेंस करती है। अगर गर्मियों में होने वाले हेयर फॉल की प्रॉब्लम की बात करें तो जनरली क्या होता है, गर्मियों में पित्त और वात ऑलरेडी क्या होती है, कुपित होते हैं या बढ़े होते हैं। इसके साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, विरुद्ध आहार ले रहे हैं या फिर ऐसे डाइट ले रहे हैं जो पित्त को और बढ़ा रहे हैं, तब होगा क्या, आपके हेयर फॉल की समस्या क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो गर्मियों में वात बढ़ा है उसे कम करने के लिए आप अगर हेयर में अपने क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग नहीं कर रहे, स्कैल्प में ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वात क्या है वो भी शांत नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मियों में पित्त और वात दोनों के बढ़ने की वजह से क्या होती है, अब हेयर फॉल की जो समस्या होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब ठंड के दिनों की बात करें तो जल्दी क्या होता है कि वात और कफ दोष के प्रकोपित होने के वजह से जो हेयर्स होते हैं वो हार्ड, ड्राई और इसके साथ साथ स्कैल्प में इचिंग और व्हाइट और ग्रे फ्लेक्स दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग डैंड्रफ या फिर आयुर्वेद के शब्दों में दारुड़क कहते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आहार में ऐसा क्या ना ले जिससे कि हमारे जो दोष है वो इम्बैलेंस ना हो। ये दोष जो इम्बैलेंस होने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम करा रहे हैं वो इम्बैलेंस ही ना हो, जिसकी वजह से ये अस्थि धातु को भी क्या करें, दूषित ना करें। सो फर्स्ट वन इज सॉल्ट या नमक। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में एक्सेसिव यूज कर रहे हैं सॉल्ट या नमक का, या अत्यधिक मात्रा में हम नमक ले रहे हैं, तो जैसा कि आयुर्वेद में नमक को बोला गया ये उष्ण और तीक्ष्ण है। उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो मांस धातु है, मतलब बॉडी के जो मसल्स है और जो रक्त धातु है या ब्लड है, इनको क्या करते हैं, ये शिथिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हेयर्स को होल्ड करके रखने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में एक्सेस सॉल्ट या अत्यधिक नमक ले रहे हैं, तो ये जो हेयर फॉल की समस्या है वो आगे चल के बालनेस की समस्या में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि हमारे जो हेयर फॉल की समस्या है इसके लिए मेनली पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमें गर्मियों में हेयर फॉल की समस्या है तो हमें अपने आहार में ऐसे डाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो हमारे पित्त को और बढ़ाएं। तो ऐसे कौन से आहार होंगे जो पित्त को बढ़ाएंगे? तो ऐसे आहार में आते हैं कटु, अम्ल और लवण रस वाले आहार, मतलब जो पंजेंट टेस्ट वाले होंगे, जो एसिडिक टेस्ट वाले होंगे या फिर जो सॉल्टी टेस्ट वाले होंगे, इनको अगर हम ज्यादा लेंगे अपने डाइट में तो ये हमारे पित्त को और बढ़ाएंगे या और प्रकोपित करेंगे, जिससे हेयर फॉल की समस्या क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट हमें ऐसे रस वाले आहार लेने चाहिए जो बढ़े हुए पित्त को कम करे। तो ऐसे आहार में हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी वाले और स्वीट टेस्ट वाले आहार को हम लोग ले सकते हैं, मतलब मधुर रस वाले और कसाय रस वाले आहार को हमें अपने डाइट में ज्यादा बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बढ़े हुए पित्त को क्या करेंगे, शांत करेंगे। जैसे आयुर्वेद में हेयर फॉल के लिए बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बताए गए हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट में कुछ नश्यकरण बताए गए हैं, जो नेजल ड्रॉपलेट्स ऑफ सम मेडिसिनल हर्ब्स आते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बताए गए हैं, जैसे कि हेयर पैक्स ऑफ सम मेडिसिनल हर्ब्स, ऑयल मसाज, सिरोधारा। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो कंसल्ट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉर पंचकर्मा थेरेपी, बिकॉज आचार्य चरक हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए पंचकर्म थेरेपी को बेस्ट बताते हैं। अगर इंद्रलुप्त या एलोपेशिया वाली सिचुएशन की बात करें, जिसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर रक्त धातु है प्रकोपित कफ के साथ मिलकर हेयर फॉलिकल्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नए बाल नहीं आते। उस सिचुएशन में आयुर्वेद में रक्त मोक्षण कराने के को बेस्ट बोला गया है। रक्त मोक्षण या इस थेरेपी में जनरली करते क्या है, तो इस थेरेपी में जनरली जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शक करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हेयर जो फॉलिकल्स है वो ओपन हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हेयर फॉल का जो वजह है वो एक्सेसिव स्ट्रेस है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में सिरोधारा, जो कि एक आयुर्वेद का थेरेपी है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके साथ ही स्कैल्प क्लीनिंग और हेयर ऑयलिंग या हेड मसाज हेयर फॉल को रोकने में बहुत हेल्पफुल है। तो हमें इस दोष के हिसाब से या हमारे बालों की क्या प्रकृति है
उसके अनुसार हमें कौन सा ऑयल लेना है अपने हेड मसाज के लिए या हेयर मसाज के लिए, इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हम कैसे ये जानेंगे कि हमारे बालों की क्या प्रकृति है, मतलब कौन सा दोष हमारे बालों में प्रधान है, ताकि उसके अनुसार हम हेयर ऑयल मसाज के लिए उनका सिलेक्शन कर सकें। तो जनरली जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एक एक बाल उनके क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं और अक्सर ये बाल क्या होते हैं, बीच से टूट जाते हैं। इसके साथ ही जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इनके बाल ना ही बहुत मोटे होते हैं ना ही बहुत पतले होते हैं। लेकिन उनमें भी अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है ऐसे लोगों में तो क्या होती है, उनके स्कैल्प जो है उस पर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है या गर्मी होती रहती है। तो जो कफ प्रकृति के होते हैं उनके हेयर्स ऑयली और एक जो इंडिविजुअल बाल होता है वो मोटे होते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं जो ऑयल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उनको किस प्रकृति के दोष में, हेयर फॉल की सिचुएशन में हमें लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं तिल तेल के बारे में। तो जनरली आयुर्वेद में तिल तेल को मुख्य बोला गया है, मतलब इसको सबसे सुपीरियर बोला गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में कहते हैं कि जो तेल वर्ड है, मतलब जो ओरिजिन है ऑयल वर्ड की, वो तिल के तेल से ही हुई है। तो फॉर इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए तिल के तेल को बेस्ट बोला गया है। इवन आयुर्वेद में जितने भी मेडिकेटेड ऑयल बनते हैं उनका जो बेस ऑयल होता है या बेस मटेरियल होता है वो तिल का तेल ही होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें, जो तिल तेल होता है वो कैसा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने की वजह से ये स्कैल्प में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसके साथ ही साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो व्यवायी बताई गई है। व्यवायी का मतलब होता है फास्ट स्प्रेडेबिलिटी, मतलब जब हम इसको स्कैल्प पे लगाते हैं तो इसकी स्प्रेडेबिलिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, मतलब ये बहुत अच्छे से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसको तीक्ष्ण बोला गया है और उष्ण प्रॉपर्टी बताई गई। उष्ण प्रॉपर्टी होने की वजह से ये क्या करता है, कफ दोष का खत्म करता है, मतलब बढ़ा हुआ जो कफ दोष है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है उसे अब क्या करेगा, ये खत्म करेगा। इसके साथ ही साथ तिल तेल का स्निग्ध प्रॉपर्टी बोला गया है। स्निग्ध प्रॉपर्टी मतलब ऑयलिंग प्रॉपर्टी। स्निग्ध प्रॉपर्टी होने की वजह से जो बढ़ा हुआ वात है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है उसको भी ये क्या करेगा, खत्म करेगा। मतलब अब ये स्निग्ध और उष्ण दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से जो प्रकोपित वात और कफ है, मतलब वात और कफ इन दोनों की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, इन दोनों की प्रॉब्लम में ये क्या है, बेस्ट है। इसके साथ आयुर्वेद में जितने भी हेयर ऑयल बनाए जाते हैं, जनरली जो हेयर फॉल के लिए या बालों के पकने के लिए, इनके लिए जितने भी मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, चाहे वो भृंगराज हो, चंदनादि तैल हो या महानील तैल हो, इन सब में तिल तेल क्या होता है, एज अ बेस मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही इसे त्वक दोष नाशक बोला गया है। त्वक दोष नाशक का मतलब होता है जो स्किन डिसऑर्डर को खत्म करे, मतलब अगर स्कैल्प में इचिंग इन सारी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी तिल तेल क्या है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ ही बोला गया है कि जो तिल तेल है वो हेयर ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। अगर बात करें सरसों के तेल के बारे में तो इसे आयुर्वेद में कटु, उष्ण और तीक्ष्ण बोला गया है। कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से ये वात और कफ दोनों का क्या करता है, इन बढ़े हुए दोषों को शांत करता है, जिसकी वजह से अगर हेयर फॉल बढ़े हुए कफ या वात की वजह से हो रहा है तो उसके लिए ये क्या होगा, बेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ ये पित्त को बढ़ाता है, मतलब इसे गर्मियों के दिन में हमें नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ इनको रक्तवर्धक भी बोला गया है, मतलब सरसों का तेल क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर इस स्कैल्प में हम क्या करते हैं, सरसों के तेल का मसाज करते हैं तो वहाँ क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या ठंड के दिनों में लगाने के लिए हम बात करें तो सरसों के तेल को बेस्ट बोला गया है। अब बात करते हैं नारियल तेल के बारे में। तो मसाज के लिए जो नारियल तेल है उसको आचार्य शुश्रुत कहते हैं। ये एक नेचुरल कूलेंट है, मतलब इसकी शीत प्रॉपर्टी है, मतलब ये बढ़े हुए पित्त को क्या करता है, शांत करता है। इसके साथ ही साथ स्निग्ध प्रॉपर्टी होने की वजह से ये वात का भी शमन करता है। तो अगर गर्मियों के दिन में पित्त के बढ़ने की वजह से हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो वहां पे आपका नारियल का तेल क्या होगा, एक बेस्ट मसाज ऑयल है। सो गर्मियों के दिनों के लिए नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल एक बेस्ट हेयर मसाज ऑयल है, जो कि बालों को नरिश करने के साथ साथ इनके ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स बताए गए हैं हेयर बेनिफिट्स के लिए, जो हमारे बालों के लिए
बताए गए हैं, बालों के हेल्थ के लिए बताए गए हैं, जैसे कि मुलेठी है, त्रिफला है, मेथी है, मेहंदी का लीफ है, कड़ी पत्ता लीफ है, गुड़हल का फ्लावर है। ये सारे इनके या तो हम पेस्ट बना के या फिर इनका सेमी सॉलिड पेस्ट बना के, अगर ये ग्रीन है तो, या फिर ड्राइड है तो इनके पाउडर के साथ इनका पेस्ट बना के या स्कैल्प पे हम हेयर पैक लगा सकते हैं, या फिर इनसे पकाया हुआ ऑयल, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दियर हेयर बेनिफिट्स। सो अपने बढ़े हुए डोज के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट, रूटीन और औषधि लें, जिससे जो बढ़ा हुआ डोज है या इम्बैलेंस डोज है वो बैलेंस हो जाए, प्रॉब्लम अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। सो आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।